दोस्तों, ये कार्यक्रम है आज के मेहमान और आज हम बातें कर रहे हैं गीतों के राजकुमार कवि नीरज के बारे में और उनके लिखे हुए गीतों के पीछे छुपी हुई कहानियों को बता रहे हैं उनके सुपुत्र मृगांक प्रभाकर। तो पिछले भाग में हम बात कर रहे थे फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में, तो यहीं से आगे चलते हैं। एक चंदा बिजली, प्रेम पुजारी और तीसरा फिल्म फेयर जो था वो मेरा नाम जोकर है। वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब देव साहब के बाद अगर बाबूजी का काफी प्रेम माना तो द बिगेस्ट शो मैन इन इंडिया राज कपूर साहब ने उन्हें माना। राज कपूर साहब जो है ना वो फिलोसफी समझते थे, जैसे देव साहब फिलोसफी समझते थे, जैसे राज कपूर साहब भी जो है फिलोसफी समझते थे। नीरज साहब को बोला आप गीत लिखो और सिचुएशन ये दिया गया कि एक जोकर है, जोकर जो है गीत गाएगा और उसे लाइफ का 3 हिस्ट्री झलकना चाहिए उसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उनको बोला कि आप ऐसा करो, आप देहरादून चले जाओ। उन्हें देहरादून भेज दिया गया। 17 दिन बाबूजी देहरादून में रहे और राज साहब का कॉटेज था, वहां पर बढ़िया तरीके से उन्हें रखा गया और उन्होंने गीत लिखा। अब वो गीत लेकर तो आ गए साहब, मैंने गीत लिख दिया है। तो बोला सुनाइए। हिंदी की कई विधाएं हैं, छंद लिखा जाता है, एक छंद मुक्त है जी, जिसमें कोई मीटर नहीं है जी, बस शब्द और भावनाएं बस। पहली बार आप देखिए क्या प्रयोग हो रहे थे उस दौर के अंदर। हर कोई प्रयोग कर रहा था, चाहे वो साहिर साहब हो, चाहे हसन साहब हो या गुलजार साहब, हर कोई प्रयोग कर रहा था। वो साहित्य का मुझे लगता है सबसे समृद्ध समय था हिंदुस्तानी इतिहास के अंदर कि जहां प्रयोग हो रहे थे। फ्री वर्स को गीत बनाया गया और फ्री वर्स को गीत गाया क्योंकि अगर जोकर गाना गाएगा तो गवैया बन जाएगा, तो गाना गा नहीं सकता, तो उसे अपनी बात समझानी है। ठीक है, तो वो बात कैसे समझाएगा? वो आपसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसी बात समझा सकता है। भाई जरा देख के चलो। गाना आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, और जो पिरोया भी गया है बिल्कुल संगीत में वो इसी प्रकार से बातचीत के उसमें है। मतलब मुझे लगता है कि जो स्वर है वो स्वयं राज कपूर का ही। उन्होंने बाबूजी कहा कि आप गीत सुनाइए, तो उन्होंने सुनाया गा के, तो बोला इसी पे रिकॉर्ड करेंगे हम, इसी मीटर पे। तो वो दौर तो साहब अद्भुत था साहित्य के क्षेत्र में। और बहुत सारी दास्तान जो है नीरज साहब के गीतों के साथ जुड़ी, हर गीत के पीछे। कोई आश्चर्य नहीं है कि फिल्म फेयर पुरस्कार इस गीत को मिला और पुरस्कारों और सम्मानों की तो झड़ी लग गई बाद में। पद्मश्री, पद्म विभूषण, सारे पुरस्कार मिले, लेकिन जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, लोगों के दिलों में नीरज ने राज किया, आज भी उनके दिलों में बसते हैं और जो गीत हैं उनके वो हम आज भी गुनगुनाते हैं और FM गोल्ड चैनल से लगातार उनके गीत बजाते हैं। अगला गीत आपकी जो स्मृतियों में बसा हुआ है वो बताइए। और श्रोताओं, जो ये बातचीत मैं कर रही हूँ, कवि नीरज को याद कर रही हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कवि नीरज की छवि दिख रही है मृगांक प्रभाकर जी के चेहरे पर, उनकी आंखें भर आई हैं इस समय। हम भी उनको याद कर बड़े भावुक हो उठे हैं इन गीतों को, कवि नीरज की स्मृतियों को लेकर। तो वापस चलते हैं मृगांक जी के साथ। आप कहें तो मैं इस समय कोई गीत सुनवा दूं? बिल्कुल, प्लीज बताइए। वैसे मैं नई दौर का एक गीत जाना आपके लिए भी बड़ा स्टार्टलिंग फैक्ट होगा जी। कई बार लोगों को लगता है कि नीरज ने मुंबई को 1975 में अलविदा कह दिया। अच्छा। हाँ, बहुत लोगों को लगता है और बहुत लोगों की भ्रांति भी है कि नीरज साहब जो है कितने वर्ष रहे कवि नीरज? नीरज साहब का 18 साल का और मुंबई का शुरुआती दौर का, जो मैं कहता हूँ नीरज साहब का तो जो दौर था वो बहुत लंबे समय तक रहा और लास्ट तक रहा। मैं आपको वो उस पर भी आऊंगा। 18 वर्ष वो रहे मुंबई, 18 वर्ष प्रॉपर मुंबई में रहे और 75 में कहते हैं कि नीरज ने मुंबई को छोड़ दिया, मुंबई को अलविदा कह दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी भी। अच्छा। ऐसा कभी नहीं हुआ। नीरज की वैल्यू नए लोगों में महेश भट्ट तक ने जानी, मुकेश भट्ट तक ने जानी। उनके गीत अन्नू मलिक ने भी रिकॉर्ड किए, उनके गीत जो है जतिन ललित ने भी रिकॉर्ड किए। उनके गीतों पे जो है धर्मेंद्र साहब के बेटे ने भी उस पर काम किया, डिम्पल कापड़िया ने भी, पुराने दौर से नए दौर के लोगों में भी काम किया। 1990 में एक ब्रेक मिला, जतिन ललित ने एक बार प्रयोग किया कि इतने पुराने लोग हैं इनको बुलाया जाए। तो जतिन साहब ने कि एक पिक्चर बनी थी, आपको याद होगा, फरेब करके, जिसमें मिलिंद गुलाजी और सुमन रंगनाथन वगैरह, उसके जो गीत आपने सुनेंगे वो सब नीरज ने लिखे थे। तेरी आंख है झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि समझिए कि सिटिंग में मैं मौजूद था। अच्छा। तो ये मेरा वो दौर था कि जब मैं बाबूजी के साथ सिटिंग में बैठना शुरू कर दिया था और जो है गीत कैसे रिकॉर्ड होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। और उसमें एक गीत और है वो जो मेरा पसंदीदा गीत है इसके अलावा, मेरे प्यार के 16 सावन तेरे नाम, मन की खुशबू तन का चंदन तेरे नाम। और वो गीत लिखा कैसे गया, हम जतिन ललित के वहां जा रहे थे तो मैं और बाबूजी ऑटो में थे, तो वो गीत नहीं लिख पा रहे थे। यार बोले यार, राम है मेरा घर का नाम, राम यार ये मुखड़ा नहीं बनना यार, इसका क्या करें। परेशान बड़े, मैंने कि आप कोई बात नहीं, खाना पीना खाओ, बन जाएगा, सुबह तक बन जाएगा। तो हम होटल से निकले और स्टूडियो जा रहे थे
ऑटो में, अरे यार तुम ऑटो रोको रोको रोको, ऑटो रोको, ऑटो हम मुखड़ा आ गया, लिखो लिखो तुम फटाफट लिखो, तेरे प्यार के 16 सावन, तेरे नाम, मन की खुशबू, तन का चंदन, तेरे नाम। समझ लीजिए कि गीत वहां लिखा गया, रोड के ऊपर लिखा गया, और मैं लिख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं, और वो जाके एक बार में रिकॉर्ड हुआ गीत। नीरज साहब की मसरूफियत, कहते ना गीत उतरता है, मैंने कहा ना आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मैं कभी क्यों नहीं बन पाया, मेरा सवाल यह है कि मैं कभी क्यों नहीं बन पाया। मैं बोल सकता हूं, उनको सुन सकता हूं, जो मुझे कर्ण प्रिय लगा मैंने वो सीखा, लेकिन मैं कभी नहीं बन पाया, वो शब्द उतरा नहीं मेरे अंदर, लेकिन उनके पास था वो। तो लेकिन आपके पास भी शब्द सौंदर्य है, आप शब्दों के धनी हैं। वो विरासत में है मेरे पास, वो मुझे विरासत में, मतलब ये 40-50 साल से वही सारी चीजों के बीच में रहना, कभी जावेद साहब को सुनना, कभी उनके पिता जानिसार अख्तर साहब को भी मैंने सुना है, मैंने कैफी आजमी साहब को भी सुना है, तो मैंने बशीर बद्र साहब को सुना, उनके साथ उनके गोद में खेला हूं मैं। तो वो शब्दावली वो कहीं ना कहीं तो आपको टच करेगी आपके जीवन काल में। ये तो भाषा के संस्कार है जो आपके अंदर आए हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है मृगांक जी, एक फिल्म जो है हम छोड़ अगर देंगे तो उचित नहीं होगा, वो फिल्म थी गैम्बलर। आहा, क्या बात है, ऐसी नज्म तो आज तक लिखी नहीं गई साहब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ऐसी नज्म के दिल आज शायर है, हमारी नगमा है। आप शब्द देखिए उसमें, दिल आज शायर बैठे हुए हैं, और क्या लिखी गई है नज्म। मैं आपको इसके पीछे वाकया बताता हूँ। मैं बड़े यंग एज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था पढ़ने, ये बात होगी शायद 94 या 95 की, और धौला कुआं हुआ करता था, मैं मोती बाग में रहता था, तो सुबह साइकिल चलाने जाता था। और ये मेरी किस्मत वाली बात है कि उस वक्त धौला कुआं पे और गार्गी कॉलेज की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ एक रेड लाइट थी, लेफ्ट में मेरा घर था, तो मैं साइकिल से साइड में रुके और मेरे पास आके एक साइड में कार रुकी रेड लाइट पे। अच्छा। मैंने देखा जावेद साहब बैठे हुए हैं, और मैं तो यंग था काफी, तो मैंने खटखटाया, मैंने प्रणाम दादा, चरण स्पर्श करता हूँ। वो बोले बताओ बेटा। मैंने कहा साहब मैं नीरज साहब का पुत्र हूँ, मृगांक मेरा नाम है। अरे अरे काली सोतरे दादा, मैंने चरण छुए उनके, तो कहाँ हूँ आजकल। मैंने कहा दादा मैं तो यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा बाबूजी कहाँ? नहीं बाबूजी तो अलीगढ़ में है। अच्छा। बोला यार एक बात कहना चाह रहा था तुमसे। मैं बताइए। बोला यार तुम्हारे पिता ने क्या नज़्म लिखी है फिल्म इंडस्ट्री में। बोला ऐसी नज़्म आज वो तक भी जावेद अख्तर साहब हैं, जानिसार अख्तर साहब के सुपुत्र। बोला यार ऐसी नज़्म नहीं लिखी गई। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम, आके जरा देख तो तेरी खातिर किस तरह से हम ये। बहुत अद्भुत मतलब जो नज़्म लिखी गई है वो अद्भुत है। नीरज साहब ने बताया ना कि हर तरह का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया, हर सिचुएशन के ऊपर गीत लिखा। और इसी फिल्म का एक और गीत भी था, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। क्या सोच के साथ वो चीज लिखी गई है, किस सिचुएशन में लिखी गई है। मुझे लगता है कि एक नायक नायिका जो बातें करते हैं जी, वो प्रेम की जो बातें हैं वो अपने आप ही कविता बन जाती थी जब नीरज जी के मस्तिष्क में वो जाती थी, और वो लोगों के दिलों के भाव उन गीतों में आ जाते। इसी कारण वो गीत हमेशा जीवित रहे, बार बार बजते रहे और लोगों की स्मृतियों में हमेशा है। क्योंकि ये गीत भी हमने बचपन में बार बार गुनगुनाया है, जब देवानंद साहब गाड़ी में बैठकर ये गीत गा रहे हैं और जो नायिका है वो अपनी चूड़ियां दिखा रही है। मृगांक जी अब आप किस गीत की ओर लेकर जा रहे हैं? देखिए मैं जो नीरज साहब का इतिहास आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री का, वो मैं आप सोचता हूँ कि आधे घंटे में 1 घंटे में उसे बखान नहीं किया सकता, वो इतना बड़ा। लेकिन देखिए देव साहब ने अंतिम समय तक नीरज साहब का साथ नहीं छोड़ा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज का, दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। देव साहब की अपने जाने से पहले एक फिल्म बना रहे थे, चार्ज शीट 2007 में आई है वो। अच्छा। आप कहते हैं ना नीरज ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, ना तो नीरज ने कभी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा, ना फिल्म इंडस्ट्री ने कभी नीरज को छोड़ा। आप समय समय पर नीरज को बुलाते रहे। तो देव साहब ने चार्ज शीट में सारे गीत, हालांकि वो इतने गीत पॉपुलर नहीं हुए, वो तो बहुत बाद के थे, और 2007 में वो पिक्चर बनी थी, सारे गीत चार्ज शीट फिल्म के नीरज साहब से ही लिखवाए। मेरी लगता है वो अंतिम समय था दोनों के लिए कि अब समय आ गया है कि जो दोस्त थे, प्रेम के पुजारी थे, वो दोबारा इकट्ठे हुए। वो कहते ही थे ये संतों की प्रेम समा है, यहाँ संभल कर आना जी, जो भी यहाँ आए यहाँ का दीवाना हो जाए जी। वाह। क्योंकि खुशी जिसने लौटी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को जो खोजने गया वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। ये थे नीरज जी। क्या बात लिखते हैं। गीत गुमसुम है, वाह, गीत गुमसुम है, गजल चुप है, गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। वाह। जब जब गजल को जरूरत पड़े, जब जब रुबाई को जरूरत पड़े, तब तब नीरज को याद किया जाए। नीरज को याद ये नीरज हैं।
जी, क्योंकि जब वो मंच पर बैठते थे तो हम कहेंगे सुनने वाले बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो, एकदम खामोश हो जाते थे, क्योंकि हमें याद है कि जब हम सुनते थे हमें लगता था कि वाह, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि एक भी शब्द हमसे छूट जाए। बिल्कुल, है ना, वो जो प्यास थी हमेशा मन में बनी रही। नीरज साहब का जो गीतों का इतिहास है, जो कविताओं का इतिहास है, वो इतना वृहद है और इतना, मतलब कविता है उनकी कानपुर। अच्छा। हाँ, कानपुर की नाम पाती। कानपुर का वो दौर है, मतलब यूं समझिए कि नीरज इटावा से दिल्ली आए, दिल्ली से कानपुर गए, जी। कानपुर से मुंबई गए, मुंबई से फिर जो है अलीगढ़ वो पहुंचे, और फिर अलीगढ़, मुंबई, दिल्ली, पूरे देश में उनका वो समय चलता रहा। वो जो पीड़ा उन्होंने भोगी, जो सफर की पीड़ा थी, जो शारीरिक पीड़ा थी, जो संघर्ष का दौर था, वो दिखाई देता है। वो कानपुर की पाती तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द फेमस उनकी कविता है, कानपुर आहा। जी। आज याद तेरी आई फिर, अच्छा। स्याह कुछ और मेरी रात हुई जाती है, आंख पहले ये रोई थी बहुत तेरे लिए, अब तो लगता है कि बरसात हुई जाती है। तू क्या रूठा, मेरे चेहरे का रंग रूठ गया, तू क्या छूटा, मेरे दिल ने ही मुझे छोड़ दिया। इस तरह गम में बदली हुई है हर एक खुशी, जैसे मंडप में ही दुल्हन ने दम तोड़ दिया। प्यार करके तू मुझे भूल गया, लेकिन मैं तेरे प्यार का एहसान चुकाऊं कैसे। जिसके सीने से लिपट आंख है रोई 100 बार, ऐसी तस्वीर से आंसू ये छिपाऊं कैसे। आज भी तेरे बेनिशान किसी कोने पे मेरी गुमनाम उम्मीदों की बसी बस्ती है। आज भी तेरे किसी मिल के फाटक पे मेरी मजबूर गरीबी खड़ी तरसती है। फर्श पर तेरे तिलक हॉल के अब भी जाकर ढीठ बचपन मेरा गीतों का खेल खेल आता है। आज भी तेरे फूल बाग की हर पत्ती पर ओस बन के मेरा दर्द बरस जाता है। करती टाइप किसी ऑफिस की किसी टेबल पर, आज भी बैठी कहीं होगी थकावट मेरी। खोई खोई सी परेशान किसी उलझन में, किसी फाइल पे झुकी होगी लिखावट मेरी। तो वो दर्द है नीरज, जो संघर्ष और वो सारी चीजें वो कविता में भी झलकता है, वो उनके गीतों में झलकता जी, है। और उनकी कितनी सारी प्रकाशित कृतियां हैं, संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राण गीत, दर्द दिया है, और फिर दीप जलेगा तुम्हारे लिए, नीरज की गीतिकाएं, और कितने सारे सम्मान है। विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार है, पद्मश्री सम्मान है, यश भारती और पद्म भूषण सम्मान है, कितने सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स उनके नाम हैं। और कुछ बताना चाहेंगे अगर? मुझे तो उनके सारे ही गीत बहुत पसंद है। मुझे लगता है करीब करीब 150 के लगभग गीत कवि नीरज ने लिखे। और वो जो लगभग जो 150 गीत लिखे हैं, जी। अगर उन्होंने मान लीजिए 150 सॉन्ग्स लिखे हैं, तो यूं मान लीजिए 149 सॉन्ग्स, पहला आदमी हिंदुस्तान में ऐसा होगा जिसके मैं खुद कह रहा हूं कि 149 सॉन्ग्स सुपर हिट हैं। 149 सॉन्ग्स क्यों कह रहे हैं? एक गीत को क्यों छोड़ दे रहे हैं? वो गीत बाबूजी कहते थे कि वो गीत मैंने जो है मेरी तर्ज का नहीं है, लेकिन वो भी सुपर हिट था। कौन कि सा? वो संडे को प्यार हुआ, मंडे को इकरार हुआ। अच्छा जी, ये नीरज जी सोच सकते हैं। नीरज हो सकते हैं, वो कह रहे हैं यार मेरी तर्ज का नहीं है, इसलिए मैं उसे सुपर हिट नहीं मानता उसे। जी, मृगांक जी, मन तो हो रहा है आपसे बात करते रहें, लगातार गीतों के ऊपर चर्चा जारी रखें, और ये संभव भी नहीं है कि 50 मिनट के छोटे से समय में हम कवि नीरज की रचना संसार को पूरी तरह से समेट पाए, लेकिन अगर इस कार्यक्रम में हम उनके रचना संसार को थोड़ा छू भी पाए तो मुझे लगता है कि ये हमारा कार्यक्रम सार्थक हुआ। चलते चलते अगर कुछ बात हमारे FM गोल्ड के श्रोताओं से कहना चाहें तो आपका स्वागत है। नीरज को तो मैं अलमस्त यायावर आदमी मानता हूँ। हर सांस में गीत उनके मौजूद था और अंत तक वो नए नए प्रयोग करते रहे। उन्होंने दोहे लिखना शुरू किया, जिसमें एक दोहा मैंने आपको सुनाया था। लाइफ की फिलॉसफी कितनी बड़ी रहे, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान। देखिए आप भी आगे आगे बोलिए, ये भाषा है नीरज की, जो कर्ण प्रिय है, जो लोगों की एक बात में समझ आए, क्या बढ़िया बात है, और जो हम हमेशा बोलते रहे। हर कोई बोलता है। कबीर की वाणी यही है कि कबीर की भाषा हर किसी को समझ में आती थी। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी मुश्किल में इंसान रहेगा। तो नीरज साहब लास्ट मोमेंट तक जो है दोहे का प्रयोग करते रहे, और दोहे उन्होंने लिखे हर विधा पर। नीरज ने हाइकू लिखी, नीरज ने जो है जापानी कविता जो हाइकू होती है वो लिखा, फ्री वर्ड्स लिखा। नीरज ने इंग्लिश में कविता, किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं नीरज की इंग्लिश की पोइट्री आपको सुनाऊंगा, ए ट्रायल ऑफ अ पोएट। अरे वो अद्भुत है, पढ़ने लायक है। उसके शब्द जो नीरज ने इस्तेमाल किए इंग्लिश के अंदर, अ ट्रायल ऑफ द पोएट में। हम तो कवि नीरज को हिंदी का कवि मानते हैं, पर ये आज आपने खुलासा किया FM गोल्ड के स्टूडियो में कि नीरज जी अंग्रेजी भाषा में भी कविता करते रहे हैं। शब्दावली देखिए क्या लिखता है। खलील जिब्रान का एक बहुत बड़ा मुझे कोटेशन याद है, मैंने बचपन में पढ़ा था, मुझे याद आ गया। व्हाट इज टू डाई बट टू स्टैंड नेकेड इन द विंड। देखिए क्या शब्दावली उठाई गई है। व्हाट इज टू डाई बट टू स्टैंड नेकेड इन द विंड एंड टू मेल्ट इनटू द सन। What is to cease breathing but to free the breath
फ्रॉम इस रेस्टलेस टाइगी। ये क्या बढ़िया बात बोलते हैं। सूरज से प्राण, धरा से पाया है शरीर, ऋण लिया है वायु से इन सांसों का, नभ ने सुनापन विकल विदुर उच्छ्वासों का, जो जिसका धन है उसको लौटाकर हम मृत्यु के बहाने यही ऋण चुकाते हैं। कोई कहता अभिशाप ताप, वरदान समझकर इस पर कई खुशी मनाते हैं। तो फिलॉसफी देखिए खलील जिब्रान और नीरज, ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। नींद आ गई, वाह। ये तो जो हमारी भारतीय संस्कृति का बिल्कुल अंतर प्राण वाले जो शब्द अंतर प्राण, बिल्कुल वही वो चीज है। मैं बता, नीरज को श्रृंगार का कभी मानते, लेकिन वो मैं आज भी मानता हूँ कि श्रृंगार में फिलोसॉफी है, उनके में दर्शन है, उसमें बुद्धिज्म छुपा हुआ है, उसमें शेक्सपियर भी कहीं आपको नजर आएगा, खलील जिब्रान भी कहीं उसमें नजर आएगा, उसमें रूमी भी नजर आएंगे आपको। तो फिलोसॉफी मैं मानता हूँ, दर्शन के कवि है नीरज जी बिल्कुल। जब उनको सुनते हैं ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में हमारे दिल की व्याकुल पुकार शामिल है। उनका हर सपना एक नए रंग रूप में हमारे सामने आता है। और नीरज के यहाँ मिलन के मधुर क्षण कम है, पर विरह की टीस और जुदाई की तड़प बहुत ज्यादा है। और उनके जो गीत है ना दोस्तों, उसमें दुख और उदासी की ऐसी मार्मिक स्थितियां हैं, और अभिव्यक्ति के लिए जो वो प्रतीक चुनते हैं ना, वो इस लौकिक जगत के खूबसूरत एहसास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आज भले तुम कुछ भी कह लो, पर कल सारा विश्व कहेगा नीरज से पहले गीतों में सब कुछ था पर प्यार नहीं था। क्या बात है, ऐसे प्यार के लिखने वाले गीत जो कवि नीरज थे, उनको हम आज याद कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। उनकी स्मृतियों के गलियारे में हम उनके सुपुत्र मृगांक प्रभाकर के साथ विचरण कर रहे थे, आप सभी लोगों के साथ। और अगर हम उनके रचना संसार को थोड़ा सा भी छू पाए हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारा कार्यक्रम, हमारा ये छोटा सा जो गिलहरी प्रयास है, ये शायद सफल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रश्मि कुकरेती आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। मृगांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार। सुरीली सी एक डगा